नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे किसान अब अपने आंदोलन को रफ्तार देने जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 22 जुलाई से किसान संसद के नजदीक धरना देना शुरू करेंगे। सरकार के सामने यह बड़ी चुनौती है क्योंकि 19 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। किसान ये पुरजोर ऐलान कर चुके हैं कि वे अब कृषि कानूनों के रद्द होने और एमएसपी को लेकर गारंटी एक्ट बनने से पहले दिल्ली के इन बॉर्डर्स को नहीं छोड़ेंगे, चाहे उन्हें ये आंदोलन 2024 तक चलाना पड़े। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान कृषि कानूनों के मुद्दों पर सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें कोई शर्त नहीं रखी जानी चाहिए। टिकैत कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें तोमर ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारी किसानों से कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा बाकी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है। हरियाणा में किसान बहुत पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि बीजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम से लेकर डिप्टी सीएम के कार्यक्रमों को किसानों के कारण रद्द करना पड़ा है। इस बीच ताज़ा वाकया हरियाणा के यमुनानगर और हिसार जिलों से है। यहाँ राज्य के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा आज यमुनानगर में पार्टी की एक बैठक को संबोधित करने वाले थे, लेकिन किसानों ने वहां पहुंचकर विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद किसानों की पुलिस से झड़प हुई। ऐसा ही नजारा हिसार में भी देखने को मिला, जहां प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले थे। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू की क्या सुलह होने जा रही है? सिद्धू के ताजा ट्वीट से इसके संकेत मिलते हैं। कुछ दिन पहले ही बिजली संकट के बहाने मुख्यमंत्री पर तंज करने वाले सिद्धू ने अपने ताजा ट्वीट में बिजली संकट का ठीकरा अकालियों और बीजेपी पर फोड़ा है। इसमें अमरिंदर सिंह को निशाने पर लेने के बजाय विपक्ष पर हमलावर होने को इस रूप में देखा जा रहा है कि दोनों नेताओं में कुछ सहमति बन गई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया है कि पंजाब की बिजली व्यवस्था नष्ट करने वाली ताकतें आज उजागर हो गई हैं। दिल्ली सरकार चाहती है कि पंजाब की जीवन रेखा ताप बिजली घर बंद हो जाएं, ताकि गर्मी में पंजाबी झुलसते रहें और किसानों के धान की फसल चौपट हो जाए। एक दूसरे ट्वीट में सिद्धू ने अकाली दल पर बाउंसर फेंकते हुए कहा कि बादल ने निजी कंपनियों से बिजली खरीद सौदे किए और अक्षय ऊर्जा मंत्री के रूप में मजीठिया ने 17 रुपए की दर पर 25 साल का करार किया, जबकि ये जानते थे कि आने वाले समय में बिजली की दरें कम होंगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान सहित 6 लोगों के खिलाफ ड्रग्स मामले में चार्जशीट दायर कर दी। माना जा रहा है कि एनसीबी जल्द ही समीर खान को गिरफ्तार कर सकती है। एनसीबी समीर खान को इस साल जनवरी में भी इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। महाराष्ट्र में बीजेपी और महाविकास आघाड़ी सरकार की लड़ाई में जांच एजेंसियों के जरिए सरकार में शामिल दलों पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। बता दें, इससे 2 दिन पहले ही जांच एजेंसी ईडी ने राज्य के बड़े नेता एकनाथ खड़से के दामाद गिरीश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। दामाद की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने खड़से से 9 घंटे से भी ज्यादा देर तक पूछताछ की है। इसके अलावा ईडी पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को उसके सामने पेश होने के लिए धड़ाधड़ नोटिस भेज रही है। ईडी बीते महीने अनिल देशमुख और उनके निजी सहायकों के घरों पर छापेमारी कर चुकी है। इसके अलावा 1 जुलाई को ईडी ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के मामले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की 65 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया था। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर योगी सरकार ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस विधेयक के तहत 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकार की तमाम सुविधाओं से वंचित किया जाएगा और 2 या इससे कम बच्चे वालों के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। इस विधेयक पर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग जनता की राय पर विचार करने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा। इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चा होने पर सरकार नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगा सकती है। बता दें, इससे पहले बीजेपी शासित असम में भी इसी प्रकार का कानून लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से एक के बाद एक उत्पीड़न की वारदातें सामने आ रही हैं। अब यूपी के कानपुर देहात के अकबरपुर इलाके के अगू कमालपुर में एक दलित की बेरहमी से पिटाई की घटना सामने आई है। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दबंग एक दलित युवक से उसकी जाति पूछते हैं और जैसे ही दलित युवक अपनी जाति बताता है, वहां मौजूद लोग उसको डंडों, लात, घूंसों से बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं।
इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित को पीट कर अधमरा कर दिया और बाद में खंबे से बांधकर पीड़ित के प्राइवेट पार्ट पर भी डंडों से हमला किया। पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, बाकी की तलाश जारी है। नरेंद्र मोदी सरकार का नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय कामकाज शुरू करे उसके पहले ही उस पर विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने इसे राज्य का विषय मानते हुए संघवाद के खिलाफ बताया है और सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात की राजनीति से इसे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में सहकारी आंदोलन मजबूत है और सहकारी संस्थाएं राजनीति को प्रभावित करती हैं। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार का मकसद एनसीपी और इसके नेता शरद पवार जैसे लोगों की राजनीति को कुंद करना है, गुजरात पर बीजेपी की पकड़ को और मजबूत करना है। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी सरकार ने जमकर धांधली की है और वह इसके खिलाफ 15 जुलाई को राज्य भर में प्रदर्शन करेगी। इस दौरान प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे। पार्टी ने कहा कि वह बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, नौजवानों की बेरोजगारी, किसानों के ऊपर थोपे जा रहे कृषि कानून, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाने के मुद्दों को भी इस दौरान उठाएगी। आम आदमी पार्टी पंजाब के बाद उत्तराखंड में भी बीजेपी और कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार पर काफी तीखे हमले कर रही है। अब केजरीवाल ने अपने देहरादून के इस दौरे से पहले बिजली को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड खुद बिजली बनाता है, दूसरे राज्यों को बेचता भी है, फिर उत्तराखंड के लोगों को इतनी महंगी बिजली क्यों? दिल्ली अपनी बिजली नहीं बनाता, दूसरे राज्यों से खरीदता है, फिर भी दिल्ली में बिजली फ्री। क्या उत्तराखंड वासियों को फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए? आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ाया गया है। पिछले 68 दिनों में ये 38वीं बार है जब तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। आज पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे और डीजल की कीमत में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 1.61 डॉलर प्रति बैरल यानी 2.06% की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें 4 मई के बाद से पेट्रोल 10 रुपये 51 पैसे महंगा हो चुका है और डीजल 9 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल अब दिल्ली में 100 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है और डीजल 89 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत भी 97 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 112 रुपये 24 पैसे है और डीजल 103 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि सभी विपक्षी दलों को साथ काम करने के लिए मतभेदों और अहंकार को अलग रखना चाहिए और अगर वो साथ नहीं आते हैं तो इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में असल मुद्दों की कमी नहीं है और हमको इन्हीं मुद्दों के हिसाब से रणनीति बनानी होगी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी एकजुटता के लिए कांग्रेस को आधार बनना होगा। तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकता पर बात करते हुए कहा कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और शरद पवार जैसे नेता भारत की वर्तमान स्थिति को लेकर चिंतित रहते हैं और वो समय समय पर बोलते भी रहते हैं, लेकिन इन नेताओं को एक टीम बनाकर अलग अलग राज्यों में यात्रा करने की जरूरत है। यादव ने कहा कि हमें लोगों को समझाना होगा। अगर हम लोगों को समझा नहीं सकते हैं तो कहीं ना कहीं गलती है। शायद हम एकजुट नहीं दिखते। हमें मतभेद और अहंकार को दूर करना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए कि जीत गए तो कौन क्या बनेगा। देश बचेगा तो कोई ना कोई उसका नेता होगा, लेकिन अगर बीजेपी के लोग ज्यादा दिन तक रहे तो देश का कुछ नहीं बचेगा। मोदी मंत्रिमंडल के 78 मंत्रियों में से 33 मंत्री यानी 42% मंत्रियों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार इन 42% नेताओं ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की घोषणा की है। इनमें से 4 पर हत्या के प्रयास से संबंधित मामले भी हैं। इसके अलावा 24 यानी 31% मंत्रियों ने हत्या के प्रयास, डकैती आदि समेत गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है।
मोदी कैबिनेट के 90% सदस्य करोड़पति हैं। उन्होंने जो संपत्ति बताई है उसमें करीब 90% मंत्रियों ने अपनी संपत्ति 1 करोड़ से अधिक बताई है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी संपत्ति 379 करोड़ की बताई है, पीयूष गोयल ने 95 करोड़, नारायण राणे ने 87 करोड़ से अधिक, राजीव चंद्रशेखर ने 64 करोड़ से अधिक बताई है। इसके अलावा प्रतिमंत्री की औसत संपत्ति 16.24 करोड़ रुपए है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ रहा है। इसकी वजह डेल्टा वेरिएंट का फैलना है। उन्होंने कहा कि कुछ देशों में टीकाकरण के कारण गंभीर मामलों और अस्पताल में भर्ती होने के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन दुनिया के बड़े हिस्से में ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल के बिस्तरों की कमी और अधिक मृत्यु दर का सामना करना पड़ रहा है। स्वामीनाथन ने कहा कि पिछले 24 घंटों में ही 5 लाख के करीब नए मामले सामने आए हैं और लगभग 9,300 मौतें हुई हैं। इससे पता चलता है कि अब ये महामारी धीमी नहीं हो रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।